यस यस यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज आपके पास लेक्चर नंबर 3 आएगा फॉर चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो बिल्कुल सही, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। आज हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म भी कर देंगे और एक बार आपको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको उसको रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया था, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं देखा था, तो इस बार हम स्पर्म का स्ट्रक्चर ही स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली बार हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, नाउ आई रिमेंबर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर अब हम देखने जा रहे हैं। तो स्पर्म सेल में पहले होता क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इट हैज वेरी लो साइटोप्लाज्म, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है, ताकि जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो बैलेंस रहे। इसने बाद में किसके साथ यूज करना है? फीमेल गैमेट के साथ, ताकि जाइगोट बने। तो जाइगोट के अंदर बैलेंस करना है, जाइगोट के अंदर हमें कम नहीं चाहिए, इसलिए ओवम में साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, ताकि ओवम में ज्यादा इसमें कम आपस में मिक्स होकर नॉर्मल अमाउंट बने। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द एसी एज वेल बिकॉज इट्स नियरली 40। दिन में पता नहीं क्या ही हो जाता है, 47 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। देखो अभी टाइम, व्हाट्स द टेम्परेचर? 42 है अभी इस टाइम 42 डिग्री टेम्परेचर है। और ये सारा हो भी वैसे एसिस के कारण ही रहा है, बट चलो इतना ज्ञान नहीं हम पे लेंगे। ठीक है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट है हेड पार्ट। हेड पार्ट के अंदर आपके पास एक तो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सबको पता ही है, ब्रेन ऑफ द सेल है ना। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है। और हेड पार्ट के अंदर आपके पास होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या काम है? एक्रोसोम के अंदर केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्यों है? केमिकल्स मैंने एंजाइम्स लिखी तो बेटर है, एंजाइम्स वर्ड इज मोर एप्रोप्रिएट। ये एंजाइम्स हैं, क्यों है ये हम आगे देखेंगे। वाई आर दीज एंजाइम्स, ये हम आगे देखेंगे। ये हो गया हेड पार्ट। इसके बाद आएगा नेक पार्ट। नेक पार्ट के अंदर आपके पास होते हैं प्रॉक्सिमल, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल, सेंट्रियोल्स। इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सेल वाले चैप्टर में। ये सेंट्रियोल क्या होता था? एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, एक डिस्टल सेंट्रियोल होगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल वाला टुवर्ड्स द न्यूक्लियस यानी कि हेड वाली साइड होगा, और डिस्टल वाला नेक नीचे वाली साइड होगा। ठीक है, तीसरा इसका जो पार्ट है दैट इज मिडल पीस। मिडल पीस कह लो या मिडल बॉडी कह लो। उस मिडल पीस में क्या होता है? उस मिडल पीस में क्या होगा? उस मिडल पीस के अंदर आपके पास होंगे कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? कॉन्ड्रिया, ठीक है, कई सारे होंगे। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर मूवमेंट, ताकि स्पर्म सेल जो है प्रॉपर मूव कर सके। कितना गंदा रिएक्शन किया मैंने, प्रॉपरली मूव कर सके। उस कारण से ये, मेरे को पता नहीं कैमरा में आया इस साइड के नहीं, अच्छा ये मिटाना थोड़ी है। एनर्जी फॉर विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी का क्या मतलब है? एक्चुअली जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो वो तेज 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 ऐसे ऐसे पहले ऐसे घूमेंगे और फिर ऐसे ऐसे आगे भी जा रहे होंगे, घूमते घूमते आगे जा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं विगरस मोटिलिटी। मैं पूरा घूम गया। ठीक है, फिर टेल वाला पार्ट आएगा। टेल के अंदर होता है एक्सियल फिलामेंट, और वो एक्सियल फिलामेंट इन सेंट्रियोल्स में से ही एक सेंट्रियोल बनाएगा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, और टेल का काम भी क्या है? टेल का काम है अगेन मोटिलिटी, टेल के ही कारण आती है। मोटिलिटी कौन सी? विगरस मोटिलिटी। टेल ही तो है जो इसको मूव करवा पाएगी, मोबाइल बनाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इन सारी चीजों को आपको रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी चीज कहाँ पे है। इसको नोट करो, काइंडली नोट इट डाउन। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, पिक्चर तो क्लिक कर लिया, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा, डायग्राम जब बनाऊंगा, तो आप उसमें ध्यान से देखना। आज हमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, स्पर्म सेल पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका, फिर हमें देखना है सीमन क्या होता है, और सीमन के कंटेंट तो मैंने आपको चलो सीमन में क्या क्या होता है वो सब बताएंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा, उसके बाद हम रिविजन करेंगे, बिकॉज रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे की रिविजन आपको एक बार दोबारा करवाऊंगा। किस पूरे की? तो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। फिर आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे लेक्चर 4 में। ठीक है, नियरली 9-10 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट। नोट कर लिया ना। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखना, डायग्राम देखना, डायग्राम चेक करिएगा एक मिनट लगा के। आपकी एनसीईआरटी में भी बना होगा, बट
उसमें कुछ चीजें जो मैंने आपने लिखवाई हैं वो नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बिना एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता नीट में। आपने देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये लीजिए, ये आ गया क्या मिडिल पीस, ये लो, अरे अरे ठीक है ना, ये टेल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और इसके अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हैं, कितने, 25 से 30। ये आ गया आपके पास सेंट्रियोल्स, ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के ऊपर टोपे की तरह इस तरह से बैठा है एक्रोसोम, ठीक है। टोपा टोपा होता है टोपी, कैप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म वगैरह तो है ही है, ये है आपके पास क्या, न्यूक्लियस, और ये क्या है, एक्रोसोम है। इस पार्ट को हम बोलते हैं हेड पार्ट। ये है आपके पास नेक पार्ट। इसमें जो न्यूक्लियस के पास, पास माने पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये पास को हमने क्या कहा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस के दूर है उसको हमने क्या कहा है, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है ना। ये आपके पास है क्या, मिडल पीस। मिडल पीस में देर आर 25 to 30 स्पायरली अरेंज्ड, स्पायरली अरेंज्ड क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। और इनका काम तो मैंने बता ही दिया, एनर्जी प्रोवाइड करना, पीछे लिखवा दिया ना, अब बार बार नहीं लिखेंगे। ये पार्ट कौन सा है, ये पूरा पार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेल पार्ट। इसमें जो ये है आपके पास एक्सियल फिलामेंट, जो बीच में मैंने लाइन बनाई है ना, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। इसमें कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बोलिए ये क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट से माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट आपने पढ़ा है क्लास 11th में, उसकी बात हो रही है। अगर किसी को ना याद हो तो ना याद रखे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल लिखना है तो लिख लो। एक्रोसोम के बारे में चीजें लिखो, गोल्गी बॉडीज बनाएंगी इसे, फॉर्म्ड बाय, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज। और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एंजाइम का क्या काम है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, देखना। जब भी मैंने एग सेल बनाया ना, तो एग सेल के बाहर कई सारी लेयर्स होती है, एक लेयर ये है, ऐसे यहाँ पे कई सारे सेल्स होते हैं जो इसको सराउंड करके बैठे होते हैं। अब उन सेल्स को सराउंड जो करें उनको हटाना पड़ेगा, उनको फोड़ना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसी के लिए इसके अंदर एंजाइम्स भरे हैं। जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, एंजाइम रिलीज करता जाएगा, एंजाइम से वो सारी चीजें हटती जाएंगी, साइड की लेयर हटती जा रही है। जैसे ही इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, फ्यूजन मान लिया जाएगा, फ्यूजन हो गया है। इस कारण से इसके अंदर एंजाइम्स है। और एट लास्ट आप इसमें लिखिएगा, कवर्स द न्यूक्लियस टॉप, ऊपर से न्यूक्लियस को कवर करके बैठा है, ठीक है। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। अच्छा, ये एक्सियल फिलामेंट के बारे में एक और चीज लिखिए, कौन बनाएगा ये, सेंट्रियोल्स से बनते थे, याद करो सेल वाला चैप्टर। तो ये जो इसके पास होगा, टेल के पास, वही वाला तो बनाएगा ना। तो टेल के पास है डिस्टल सेंट्रियोल, तो इसे डिस्टल सेंट्रियोल ही बनाएगा, इसे डिस्टल सेंट्रियोल ही बनाएगा। ऑलराइट, नोट करते जाओ। ये सारा आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो चुका है। साथ ही में जो यहाँ पे हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखे हैं, इनका काम भी लिख लीजिए यहाँ पे, विगरस मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना इसी का काम है। और टेल का काम क्या है, विगरस मोटिलिटी को अचीव करना, विगरस मोटिलिटी को पा लेना, विगरस मोटिलिटी करवा पाना, ठीक है ना। नोट कर लिया, जल्दी से कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो भी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा डायग्राम हमने बनाया है, सारा कुछ आपको इसी पे लेवल्ड है। जब मैं देख रहा हूँ इसको इसमें बोर्ड में, तो काफी सुंदर तरीके से हमने लिखा है, एक ही पेज पे सारा, है ना। अब ऐसे ही एक ही पेज पे आपका पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगा। अगर एक पेज पे ना भी हो पाए तो 2 पेज पे तो करवा ही देंगे। उसमें कराया था क्या मैंने, प्लांट्स में ऐसा नहीं करवाया था। 11th में मैंने स्टार्ट किया है ये चीज़, फ्लो चार्ट के थ्रू हम चीज़ें एक बार रिवाइज कर लिया करेंगे। जब हो गया ना उसको थोड़ा टाइम, तब देखिए उसके 3 लेक्चर हो गए,
3 लेक्चर्स को इसी एक लेक्चर में लास्ट के 10-15 मिनट में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो 5 मिनट में एक लेक्चर बोल दो। नोट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग सीमेन। तो एक्चुअली अगर आपके पास जो ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, वो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में से कभी भी स्पर्म अकेला निकल ही नहीं सकता। स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा के साथ फ्यूज हो गई, मिक्स हो गई, है ना। कैसे मिक्स होगा? सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म तो अलग अलग जगह से आ रहे थे। अरे भाई, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट याद करो, जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी आ रहा था, सॉरी, जहाँ पे वास डिफरेंस भी मीट कर रहा था यूरेथ्रा के साथ, और वहीं पे वो आपके पास सेमिनल वेसिकल लगी हुई थी, राइट। और उसके नीचे वाली बाकी सारी ग्लैंड्स उसी यूरेथ्रा के साथ तो जुड़ी हुई थी। तो उसी यूरेथ्रा में वास डिफरेंस भी स्पर्म को लेके आ रहा है, सेमिनल प्लाज्मा भी उसी के अंदर छोड़ रहा है, सेमिनल वेसिकल उसी के अंदर अपनी सिक्रेशंस दे रहा है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी उसी के अंदर सिक्रेशन, देखना ध्यान से देखो। ये मैंने बना दी वास डिफरेंस। ये क्या है? ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रल मीएटस एंड ये यूरेथ्रा है, ठीक है ना। यहीं पे थी क्या? सेमिनल वेसिकल, जो कि कितनी होती है? 2 होती हैं। यहीं पे थी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि कितनी होती है? 1 होती है। बोले ये तो 2 दिख रही है। एक्चुअली ध्यान से देखना, हमने किसी चीज को ऐसे कट किया है, ठीक है। अगर मैंने इस चौक को ऐसे सराउंड किया, देखो ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे इस चौक को मैंने पकड़ा हुआ है और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे आगे से, तो मुझे मेरे हाथ का इस साइड भी दिखेगी, ये वाली साइड भी दिखेगी, है ना। तो वही है, ये इसने इसको गोलाई में पकड़ा हुआ है। तो जब ऐसे कट करेंगे ना, तो आपको गोलाई का ये वाला एंड भी दिखेगा, वो वाला एंड भी दिखेगा, दोनों एंड दिखेंगे। तो ये एक ही होता है। क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड एट लास्ट यहाँ पे होती है छोटी सी बल्बोरेथ्रल, जो कि क्या करवाती थी? याद करो। देखो याद नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैंने कहा फ्लो चार्ट के थ्रू आपको सारा कुछ याद करवा दिया जाएगा। वहां पे ये भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड थी, जो कि ल्यूब्रिकेशन करवाती थी पेनिस का। याद नहीं आ रहा तो कर लो, है ना। और यहाँ पे तो आप बाकी से चीजें बना लो, कंडक्टिव टिश्यूज और जो भी डायग्राम वगैरह, है ना। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। यहाँ से सेमिनल वेसिकल ने कुछ छोड़ा, यहाँ से प्रोस्टेट ने कुछ छोड़ा, यहाँ से बल्बोरेथ्रल ने कुछ छोड़ा। तीनों के सिक्रेशन जब मिक्स हो गए, बिकॉज एक ही पाइप के थ्रू तो जा रहे हैं, जब मिक्स हो गए होंगे, उसको हम बोलते थे सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज कैल्शियम रिच होता था, एंजाइम से भरा होता था, उसमें कुछ एंजाइम्स भी होती थी, और वो एल्कलाइन पीएच वाला होता था। कुछ याद नहीं आ रहा? अभी करवाऊंगा याद सारा कुछ। और यहाँ से स्पर्म आ रहा है, तो सारा कुछ एक ही पाथवे के थ्रू आ रहा है। इसीलिए इस सबको हमने जब मिक्स हो गया स्पर्म के अंदर, ये जो सेमिनल प्लाज्मा था ये मिक्स हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया? सीमेन बोल दिया। और एक्चुअली वही जो है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर निकलता है। तो यही मुझे आपको लिखवा देना है, सीमन। सीमन क्या है? स्पर्म्स जो कि कहां से आ रहे हैं? वास डिफरेंस लेके आ रहा है, वास डिफरेंस लेके आ रहा है। फ्रॉम कहां से लेके आ रहा है? रेटेटेस्टिस, सॉरी, बनाया किसने? मतलब इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया है। प्लस उसके साथ क्या जुड़ गया? सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया था। तो इससे मिलके क्या बन गया? इससे मिलके बना है सीमेन। और सीमेन वो है जो इजैकुलेशन होगा, जिसका इजैकुलेटरी फ्लूइड, इजैकुलेटरी फ्लूइड है सीमेन। एक्चुअली सीमेन जो है वो इजैकुलेट होता है, स्पर्म कभी अकेले इजैकुलेट नहीं होते, ठीक है। वो बात अलग है, अगर किसी की मान लो ये ग्लैंड्स काम ना कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर हम पढ़ेंगे सीमेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन रिलीज होता है, उसमें से स्पर्म कितने हैं, उन स्पर्म्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि उन स्पर्म में से कितने परसेंट कैसे होने चाहिए, कितने परसेंट कैसे होने चाहिए, कितने परसेंट मिनिमम ठीक ठाक होने चाहिए, ताकि फ्यूजन हो सके प्रॉपर, ठीक है। तो वो सब अभी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगले पेज पे लिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जगह का ना थोड़ा पंगा पड़ेगा। एक ही पेज पे सारे फैक्ट्स वगैरह जो है वो लिखा देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद मैं आपको सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। अब मैं फीमेल वाला अगर आज ही स्टार्ट कर दूं तो वो बेटर नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप मिक्स हो जाएगा ना। ऐसा हो कि एक टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाए तो कोई बोले भी यार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज ही स्टार्ट करवाया, आज ही खत्म हो गया, तो कोई बोले, है ना। तो उसके लिए तो लेक्चर 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है भाई, क्योंकि फीमेल में भी आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ना है, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, सब कुछ पढ़ना है, उसमें भी एक्सटर्नल जेनिटलिया, सारा कुछ, यही 4 चीजें। उसके अलावा फीमेल में तो आपको एक मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ना है। उसके अलावा फीमेल में आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा हार्मोनल चेंज, अभी तो आपके पास वही बचा है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बचा है अभी, वो एक टॉपिक, ठीक है ना, वो इसके बाद देखेंगे हम। इन ए सिंगल इजैकुलेशन, इजैकुलेशन माने जब
फ्लूइड निकल रहा है, इजैकुलेशन, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन में क्या डिफरेंस है? इजैकुलेशन मतलब ऐसे निकल रहा है, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब हम उसको वेजाइना में निकाल रहे हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन हमने पहले ही पढ़ लिया था, जब ट्रांसफर हो रहा है गमीज का। इसमें हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, इजैकुलेशन मतलब नॉट नेसेसरली ट्रांसफर, ठीक है। तो इन सिंगल इजैकुलेशन 3 to 5 ml ऑफ सीमेन इज रिलीज्ड। रिलीज की जगह एक बेटर वर्ड रहेगा, इजैकुलेटेड। दिस सीमेन, दिस कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं इसके अंदर। एम का क्या मतलब है? मिलियन। 200 से 300 मिलियन, कम नहीं होता, ठीक है। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं इसके अंदर, ओके। और आउट ऑफ दीज स्पर्म्स, अभी जितने स्पर्म्स रिलीज हुए, 60%, इनमें से 60% के पास शुड बी ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज। शेप एंड साइज उनका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए, तो उनमें से 60% ऑफ 300 मिलियन निकालते हैं। 60/100 ऑफ 300 मिलियन, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इतने मैंने क्या हमारी 7-8 पुश्तों ने देखे होंगे। अरे ये कितना हुआ? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अच्छा 30 करोड़ को बोलते हैं। 30 करोड़ माने कितनी पॉश आ जाएंगी? 6 पॉशेस नियरली। और एक बच्चा पॉश चला के 2 लोगों को उड़ा देता है। सुन तो लिया ही होगा तुमने, बट उससे तुम्हें एक चीज सीखनी चाहिए, उस बच्चे से नहीं, उस बच्चे के इंसिडेंट से, कि यार आपको, मतलब क्या बोलूं मैं, रहने दो, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। 300, मतलब शर्म आनी चाहिए उस बच्चे को, लिटरली शर्म आनी चाहिए उसे। उसने 2 बंदों को उड़ा दिया, ऊपर से वो ड्रिंक भी किया हुआ था। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो ड्राइवर चला रहा था। तो मार किसने खाई? ड्राइवर ने खाई कि बेटे ने खाई है? और उनको 3 दिन बाद आ रहा है कि हमारा तो ड्राइवर चला रहा था भाई गाड़ी। चलो इसके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है, अभी फुर्सत में बात करेंगे। वाह क्या हिंदी बोली है, क्या उर्दू का वर्ड है। 6 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakh करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़। दिस इज 18 करोड़। 18 करोड़ कह लो, या कितने मिलियन हो गए? 1 10 100 1000 10,000 100 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 180 मिलियन, है ना। तो 300 मिलियन स्पर्म में से 180 मिलियन स्पर्म जो है वो ऐसे होने चाहिए इनकी प्रॉपर शेप, प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर साइज। बोले इसका करवाने का फायदा क्या था? ये कैलकुलेशन बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जो ये 60% है ना, ये 60% जो हमने निकाला, इस 60% में से, इस 60% में से जो 40% है, इसमें से, नॉट इसमें से, इसमें से नहीं, इसमें से, इस 60% में से 40% के पास क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी शो करने की काबिलियत होनी चाहिए। इसका 40% निकालो, एंड 40% ऑफ दिस मस्ट बी कैपेबल ऑफ विगरस मोटिलिटी। अब देखो, एक बच्चा पकड़ा गया और उसके कारण सारी फैमिली को पता चल रहा है कि उसकी फैमिली की क्या क्या हिस्ट्री थी। मतलब सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खुलेंगे उस फैमिली के। तो देखो बच्चा अपनी फैमिली के लिए कितना सही साबित हुआ है। अपनी फैमिली के लिए तो, बट देश के लिए तो साबित हो गया ना अब तो। अब यार उसकी फैमिली के पता चल रहा है कि उसका दादा अंडरग्राउंड से था, अंडरग्राउंड वाले को पैसे सप्लाई करता था, करो सप्लाई। मैं क्या बोलूँ इस चीज में। तो इसका 40% निकालना है। 40% किसका? इसका 180 मिलियन का, यानी कि टोटल में से 60% और उस 60% का 40%। तो 40/100 ऑफ 180 मिलियन ना, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। मेरे ख्याल से कुछ नोटिफिकेशन तो आई। ओ माय गॉड, उनका मेरे को मैसेज आ गया, ये जो तुमने बोला है इसको वापस करो। कैसे करें? मैसेज उनका नहीं था, किसी और का ही था। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 18 4 सा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 8 जा 4 7 जा 32।
1 2 5 6 7 72, तो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 72 मिलियन, 72 मिलियन जो है वो ऐसे होने चाहिए जिनके पास क्या हो, जिनके पास विगरस मोटिलिटी शो करने की कैपेसिटी हो। तो ये चीज समझनी जरूरी थी कि इसका 60% और उस 60% का 40%। ठीक है, इसको नोट करो, ये 70 नहीं है, ये 72 है। रिकैलकुलेशन है, नोट कर लिया, जल्दी जल्दी इसको नोट करो, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, फिर लास्ट में हम वो देखेंगे क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इंडियन जुडिशरी, मतलब आई कांट क्रिटिसाइज कि उन्होंने बहुत पढ़ाई की है फिर वो उस लेवल पे जाके पहुंचे हैं, बट स्टिल वी नीड टू रिफॉर्म द इंडियन जुडिशरी एक्चुअली फॉर टीनेजर्स। है कोई कहाँ बैठ के गांजा फूक रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। चलो वैसे मैं होता कौन हूँ इस चीज के बारे में बात करने वाला, एक एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाने वाला चैनल है, तो इसमें मुझे पढ़ाना ही चाहिए, बट स्टिल आपको तो पता होनी चाहिए यार ये चीजें। माना कि देयर इज अ हार्मोनल इंबैलेंस इन टीनेजर, बट क्या तुम्हारे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया था? है हार्मोनल बैलेंस तो उनका भी होगा। चलिए कहाँ थे, क्या पढ़ना था, हाँ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी तक मैंने एक चीज और नहीं बताई है, लेडिक सेल्स के बारे में, इसी में आ जाएगा वो। एक्चुअली आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता था। याद करो, अगर आपने पढ़ा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो हाइपोथैलेमस कुछ जीएनआरएच रिलीज करता, मतलब ये क्या रिलीज करेगा जीएनआरएच, जो कि इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती थी। ओह सॉरी, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। ये जीएनआरएच का क्या मतलब है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी के पास एक हार्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि गोनेड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी पे जाके एक्ट करेंगे। अब वो पिट्यूटरी को रिलीज करने हैं वो हार्मोन, या उसे रिलीज नहीं करने, उसकी रिलीज को रोकना है, ये किसके हाथ में है, ये हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या कहा कि पिट्यूटरी जीएन यानी कि गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कर दे, तो ही इसने एक हार्मोन रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उससे हार्मोन रिलीज करवा देगा। अब ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देगी, अब देखो जीएनआरएच है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसने रिलीज किया ना, यार तुम गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाओ, तो पिट्यूटरी वही करेगी, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो जाएगा, जीएन रिलीज हो जाएगा, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो जाएंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो जाएंगे। और ये गोनेडोट्रोपिन दो तरह के होते हैं, इसे नीचे दिख रहा है, कितने नीचे दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, वैसे तो यहाँ तक आएगा नहीं, इससे ज्यादा जगह चाहिए थी मुझे, नहीं बट चलो कोई नहीं। ये जीएन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। एफएसएच है, एलएच है। एलएच क्या करेगा, एलएच का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब मान लीजिए जिसने वो चैप्टर पढ़ा है उसको वहां पे समझ नहीं आया, उसने सिर्फ याद कर लिया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा, इसको हम बोलते हैं आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, दूसरा नाम इसका लिख लीजिए आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल कौन सा था, लेडिक सेल, तो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल को ऊपर काम करेगा। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या होगा, एफएसएच पे जब ये एफएसएच जो है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, एलएच किसके ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि ये तो हार्मोन्स हैं, एलएच और एफएसएच तो हार्मोन है, अब ये किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये जो एलएच है दिस एक्ट्स ऑन लेडिक सेल, लेडिक सेल कह लो या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करेगा, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मुझे लग नहीं आज रिवीजन हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो फिर अगले लेक्चर में मैं नहीं करवाऊंगा, अगले लेक्चर में फ्रेश टॉपिक ही स्टार्ट करूंगा, फिर 24 मिनट्स तो हो गए हैं। लेडिक सेल, और लेडिक सेल पे क्या होगा असर इसका, लेडिक सेल का रिलीज कर देगा, एंड्रोजन रिलीज करेगा,
एंड्रोजन भी एक तरह के हार्मोन ही होते हैं, तो लेडिक सेल पे ही एक्ट कर रहा है और लेडिक सेल ने एक्चुअली हार्मोन बनाने हैं, और इस एंड्रोजन में से एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो बस वही टेस्टोस्टेरॉन अब रिलीज हो चुका है, वही टेस्टोस्टेरॉन अब रिलीज हो चुका है। सिमिलरली ये जो एफएसएच है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? दिस एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। लेडिक सेल्स के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, सर्टोली सेल्स के ऊपर ये एक्ट करेगा। सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स क्या करते थे? स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर्स रिलीज करते थे। देखना, अच्छा यहाँ पे है नहीं बुक, तो मैं आपको दिखा देता। स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स रिलीज करते थे जो कि स्पर्म को मैच्योर करेंगे। इसीलिए तो स्पर्मेटिड जो स्पर्म्स थे वो किसके अंदर एम्बेड कर रहे थे? सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? स्पर्म को मैच्योर कराने वाले फैक्टर है। और जब वो उसके बाहर निकलते थे, किससे? सर्टोली सेल के बाहर निकलते थे, तो उसको हम बोलते थे क्या? स्पर्मिएशन, राइट। जब स्पर्मेशन होती थी तो वो मैच्योर बन के निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले इसके अंदर एम्बेड हुए थे, इसके अंदर स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स हैं जो इसको मैच्योर कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। मैं इसको जरा सा इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। ओके, नोट कर लो। अब ना एक चीज और लिख लो यहीं पे, जैसे ये लेडिक सेल ने क्या एंड्रोजन पे काम किया, एंड्रोजन रिलीज हो गए। अगर एंड्रोजन ज्यादा हो गए तो ये बताएगा लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम करने के लिए। तो अगर ये ज्यादा हो गए तो इसको नेगेटिव फीडबैक देगा कि कम हो जाओ, अब तुम नहीं चाहिए हमें। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब ये जीएन जो है, गोनाडोट्रोपिन जो है या पिट्यूटरी जो है, वो आगे हाइपोथैलेमस को ये ऑर्डर जो है वो पास कर देगी कि अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें कम चीजें चाहिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही सर्टोली सेल ने किसको किया, या एफएसएच सर्टोली सेल ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक आ गया आपके पास। यार अब थोड़ा सा कम करो, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को कम कर देगा। जो ये था ना जीएनआरएच, अब ये जीएनआईएच बन जाएगा, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन की। अब तुम्हें गोनेडोट्रोपिन रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन रिलीज नहीं करेगी। अब यहाँ से रिलीज ही नहीं होगा तो आगे का कुछ काम नहीं होगा, यानी कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो रुक गई है। ठीक है, क्योंकि अब ना स्पर्म्स मैच्योर हो पाएंगे और ना ही तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो पाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। इसको नोट करो, काइंडली नोट इट डाउन। यार अभी 27 मिनट तो हो गए, तो कोई रिवाइज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी जस्ट टच्ड द टाइम लिमिट नियरली। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब रिवाइज करने का तो कोई फायदा नहीं है, अगले लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो अगला लेक्चर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ डीपीपीज कौन सी करनी है आपको। होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर हमें छोटे छोटे रखने हैं, ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं रखने हैं। अगर ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स होते हैं ना, तो देख लेना पिछले साल के लेक्चर्स यहीं पे पड़े हैं, वो मैंने लगभग 55 मिनट का कोई लेक्चर है, कोई लेक्चर 40, उसमें भी कंटेंट सेम है, बस उसमें एक ही चीज़ को मैंने बड़ी बार 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 करवाया है एक ही लेक्चर में। पहले शुरू से एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, सेकंड लेक्चर की स्टार्टिंग में पहला लेक्चर रिवाइज। ठीक है, लास्ट में थोड़ी बहुत गप्पे भी मार लेते थे। ठीक है, होमवर्क के बारे में बात करते हैं, एक मिनट मुझे चेक करने दो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या होमवर्क दिया था। अच्छा, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6 भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और आप जो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 का जो है ये, अच्छा डीपीपी नंबर 1 ही दी गई है अभी आपको, तो 2 भी आपको कर लेनी है। सॉल्व डीपीपी 1 एंड 2 और रिवाइज करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं रिप्लाई तो नहीं करता हूँ, बड़ा कम करता हूँ, ऐसे ऐसे वीडियो में रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नाम नहीं लिखा आ रहा, ठीक है, मैं दूसरी साइड से पढ़ूँगी, एक मिनट वेट करो, एक मिनट प्लीज, मैं यूट्यूब से करता हूँ कमेंट्स का। यस, सबसे पहला पंडित शुभम मिश्रा, भाई कीप इट अप, थैंक यू। पूर्णिमा मेहता, भाई आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो? फिलहाल पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। गौरी शर्मा, अच्छा अभी तो नहीं पढ़ रहा। गौरी शर्मा, हैव ब्राइट फ्यूचर अहेड, थैंक यू, फिर से गौरी शर्मा जी ही हैं। आई रियली अप्रिशिएट अवर वर्क, कीप गोइंग, थैंक यू। संजय चरण, भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर पहले, अच्छा ठीक है कर लेंगे।
जिस चैप्टर का उन्होंने कमेंट किया है, इनको ये नहीं पता कि इस चैप्टर को मैंने खुद कितनी बार पढ़ा होगा। अगर यही चैप्टर मैंने इस चैनल पे पिछले साल 2-3 बार पढ़ा है और इस साल मैं चौथी या पांचवी बार पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को इसी चैनल पे, तो आप जाके पहले ये चेक करना फिर बात करना। मारिया कमेंटेड नाइस, ओके थैंक यू। रजा इरफान, भाई आपकी कुछ समझ नहीं आती है, वॉइस विच आर नॉट क्लियर। आप ऐसा करिए, अपने डिवाइस की वॉइस थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं चेक करता हूँ। अच्छा आप बताना। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जी 2025 बैच में। मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है इसमें जो मैंने बोला है, चलो कोई हो सकता है। देन आरटी आर्ट्स एंड क्रिएशन ने कहा है थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वीडियो, थैंक यू, वेलकम। फूडी कमेंटेड फोटोसिंथेटिक एचई तो हमने पढ़ लिया था, ये वाला है ना। इससे 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 आगे वाले हमने सारे पढ़ लिए थे कमेंट्स। अच्छा इसी पहले रजा इरफान का एक और कमेंट आया है, इसी से कुछ दिन पहले। रजा इरफान का कहाँ गया अभी, हाँ, बेस्ट ऑफ लक, आई एम नीट एस्पिरेंट ऐसे बोलते। ओके थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए फिर मिलते हैं हम कल विद दिस लेक्चर जिसमें हम हो सकता है कि यार ये पूरा का पूरा मेल वाला पार्ट रिवाइज करें या नेक्स्ट फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम दर्शन, श्रीमन नारायण, राम राम।